जिसमें सैकड़ों जनरल, एडमिरल और उनके सलाहकार शामिल थे। यह बैठक अचानक बुलाई गई। ट्रंप ने अपने भाषण में रूस को चेतावनी देते हुए कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हमारे पास सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे परमाणु हथियार हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम इन्हें कभी इस्तेमाल करें। ट्रंप ने कहा, जब रूस ने परमाणु हथियारों की बात की है तो वो अमेरिका ने अपने जवाब में अपनी सबसे खतरनाक परमाणु पनडुब्बी रूस के पास भेजी। ये दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है जिसे कोई पकड़ नहीं सकता। हमारी पनडुब्बियां रूस और चीन से 25 साल आगे हैं। ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को एक बार फिर से कागज का शेर भी कहा। ट्रंप का ये बयान रूस को सीधी चेतावनी माना जा रहा है। ट्रंप ने पुतिन पर यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं करने को लेकर नाराजगी जताई। ट्रंप ने कहा, मैं पुतिन से बहुत निराश हूं। मैंने सोचा था वो युद्ध जल्दी खत्म कर देंगे, ये जंग एक हफ्ते में खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन अब 4 साल हो गए हैं। और इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी, वो आपको बता दें, बाल्टिक में रूस अमेरिका के बीच विवाद गहरा गया है। रूस की पनडुब्बी के खिलाफ अमेरिका का जो एक्शन है वो नजर आया है। और आपको बता दें कि अमेरिका ने पोसाइडन 8 विमान भेजा है, रूस की सबमरीन की खोज के लिए भेजा है P-8। तो आपको बता दें कि जो बाल्टिक में रूस और अमेरिका का विवाद गहराता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। देखिए, एक वक्त को ऐसा लगा जरूर था कि शायद ट्रंप से मुलाकात के बाद पुतिन इस युद्ध के बारे में कुछ अलग तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन अब फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा। तो बाल्टिक में आपको बता दें कि रूस और जो अमेरिका है वो कहीं ना कहीं अब फिर आमने सामने नजर आ रहा है। अब देखिए, जिस तरह से बातें कही गई हैं ट्रंप की तरफ से, मतलब साफ है कि आने वाले समय में जो स्थिति है वो और ज़्यादा खराब दिख सकती है, क्योंकि तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच आपको बता दें, पुतिन पर फिर बुरी तरह भड़के हैं ट्रंप। जी हां, पहला मौका नहीं, इससे पहले भी कई बार भड़क चुके हैं। ट्रंप ने पुतिन पर एक बार फिर हमला बोला है। आपको बता दें, ट्रंप ने पुतिन को लेकर कागजी शेर कहा है। एक बार और आपको बता दें, कागजी शेर कहा गया है इन्हें। अमेरिका ने रूस को परमाणु हमले की धमकी दे दी है। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे परमाणु हथियार है, यह भी बताया गया ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ने कहा, मैं पुतिन से बहुत निराश हूं। यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं करने को लेकर नाराजगी जताई है। मुझे लगता था वो समाधान खोज लेंगे। तो ट्रंप की तरफ से सीधे सीधे नाराजगी और सीधे सीधे ये बता दिया है कि हमारे पास किस तरह से बेहतर पनडुब्बियां हैं। और जो कंपैरिजन है वो रूस और चाइना दोनों का किया गया है कि हमें पता है कि हमारे पास कितनी बेहतर चीजें हैं, और जिस तरह से रूस कर रहा है ये तमाम चीजें, उससे नाराजगी भी नजर आ रही है। और मनन द्विवेदी हमारे साथ जुड़ेंगे, विदेश मामलों के जानकार, और कर्नल रिटायर्ड मयंक चौबे हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट फिलहाल जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज में। मयंक जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है सर कि जो सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि जब ट्रंप से मुलाकात हुई पुतिन की और उसके ठीक बाद जेलेंस्की से, ऐसा लग रहा था कि शायद एक मंच पर अब ये तीनों नजर आएंगे और कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। ये जो लगभग 4 साल का वक्त जो अब गुजरने वाला है, शायद युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये नाराजगी ट्रंप की खुलकर सामने आ रही है, खुलकर बता रहे हैं कि हमारे पास किस तरह की पनडुब्बी है, हम किस तरीके से नुकसान रूस को पहुंचा सकते हैं। खुलकर अब धमकी दे रहे हैं रूस को। जी खुशबू जी, जैसा कि आपने कहा है कि ऐसी उम्मीद दिख रही थी कि ये युद्ध जो है एक तरीके से खात्मे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस समय जो पोस्टरिंग चल रही है वो थोड़ी सी आगे की ओर बढ़ती नजर आ रही है। जैसा कि आपने जिक्र किया था पोसाइडन 8 का, अब पोसाइडन 8 जो है वो न सिर्फ एक सर्वेक्षण के लिए विमान है, वो विमान जो है वो एक हंटर प्लेन है। उसके पास में टॉर्पिडो से लैस होता है और वो अंडर वाटर सबमरीन पर अटैक कर सकता है। तो दर्शक इस बात को भलीभांति जान ले कि इस समय पोस्टरिंग थोड़े से हाइटेंड स्टेज पर है। रूसी पनडुब्बी का वहां पर होना और उसके ऊपर पोसाइडन 8 का सर्वेलेंस होना, जिसके पास में उसको मार गिराने की क्षमता है। तो इसको एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि पोस्टरिंग जो है वो दुनिया को दिखाने के लिए भी हो रही है और अपने देश वालों को भी जताने के लिए हो रही है कि हम जो है किसी भी स्थिति में वीक पड़े हुए दिखाई नहीं दिखने चाहिए। एस्केलेशन का रिस्क इस समय बढ़ जाता है और इस चीज को, जो कि दिखावे का जो युद्ध होता है, इसको हम कह सकते हैं डेटरेंस बाय विजिबिलिटी, यानी कि आपको दिखाई दे रहा है कि हम दूसरे देश को एक तरीके से डिटर कर रहे हैं, उसको पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय ये चीज जो है रस्साकशी चल रही है। आपको पता है, जैसे कि आपने बाल्टिक स्टेट्स का नाम दिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और लैटविया, ये 3 बाल्टिक कंट्रीज हैं।
और ये कंट्रीज जो हैं ये नेटो के पार्ट हैं। अब इन कंट्रीज ने भी जोर लगाना शुरू कर दिया है अमेरिका के ऊपर कि भाई आप कुछ करिए, इस इलाके की सुरक्षा को बढ़ाइए। तो ट्रंप साहब जो है एक तरीके से बाध्य हैं नेटो को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो कुछ जी। तो ट्रंप साहब की अपनी चाल है और कुछ उनके ऊपर नेटो कंट्रीज का दबाव भी है इस समय जी। अच्छा सर, ये भी देखिए ना, वॉशिंगटन पास जो क्वांटिको मिलिट्री बेस है वहां पर इस तरह की मीटिंग बुलाना अचानक, जिसमें इतने सारे जनरल ऑफिसर्स को बुलाकर तमाम बातों को कहना, क्या बता रहा है, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप? खुशबू जी, इस समय क्वांटिको बेस के पास में जब इन्होंने ये मीटिंग बुलाई है, तो ये दुनिया की नजर में आता है कि इस समय मैं कुछ करने वाला हूं। मैं इस समय अपनी बात पे काफी सीरियस हूं। लोगों ने बीच में ट्रंप साहब का एक तरीके से मखौल उड़ाना शुरू कर दिया था कि वो जो बात करते हैं वो सीरियस नहीं होते हैं। तो एक तरीके से जताने का प्रयास किया जा रहा है कि नहीं, मैं इस बात पे बहुत सीरियस हूं। देखिए, ग्राउंड पे मैंने पोसाइडन 8 को डिप्लॉय कर दिया है। यहां पर बैठ के मैं अपने जनरल्स के साथ में मंत्रणा कर रहा हूं। तो इसलिए मुझे आप कच्चे में ना लें और मेरी बात को सीरियसली ध्यान में रखें कि मैं इस समय कुछ भी कर सकता हूं। और साथ में अपने मित्र देशों को एक संदेश दिया जा रहा है कि नेटो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। यदि मैं तुमसे बोलता हूं कि चीन और भारत के ऊपर थोड़े से टैरिफ बढ़ाए जाएं, तो मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं भी तुम्हारे सुरक्षा के लिए तत्पर हूं। तो ये मैसेजिंग जो है, स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग इस समय दुनिया में देखी जा रही है। ठीक है, आप खुशबू रहिए जी। सर हमारे साथ। और हमारे साथ अब मनन द्विवेदी जी भी जुड़ गए, विदेश मामलों के जानकार है। बहुत स्वागत है मनन जी आपका भी। और मनन जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये कि जो रशिया मतलब अगर ट्रंप को हम देखें और अमेरिका को समझे, तो वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि रशिया के साथ उसके संबंध खराब ना हो। मतलब उसकी लास्ट शायद ये अगर वो कुछ बात कह रहे हैं ट्रंप, तो वो शायद बहुत मतलब परेशान होकर कह रहे होंगे। कुल मिलाकर जो बातें अभी की परिस्थिति में ट्रंप की तरफ से कही गई हैं, क्या मायने, क्योंकि बात तो उन्होंने परमाणु की भी कर दी ना, बात ये भी कह रहे कि देखिए हम आपसे बहुत आगे हैं। कुल मिलाकर संदेश क्या देना चाहते हैं पुतिन को, और कितना फर्क पड़ेगा रशिया को इससे? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा जी। कि ट्रम्प है वो उनकी जो डिप्लोमेटिक और कूटनीतिक स्टाइल है वही बिल्कुल अलग प्रकार की है। बड़ी ही लाउड वर्बिएज वाली और बड़ी बड़ी बातें करने वाली और थ्रेट्स देने वाली उनकी स्टाइल है। और ऐसा कई लोग कह चुके हैं और मैं भी मानता हूं कि ट्रम्प अगर अमेरिका के साथ भारत को 3.5 वर्ष और संबंध रखने हैं या किसी और राष्ट्र को रखने हैं, तो उसके लिए हमें ट्रम्प के लिए एक टर्म है, ट्रम्प की विम्स और इडियोसिंक्रेसी को, उनके अनप्रिडिक्टेबल स्टेटमेंट को मैनेज करना आना चाहिए, जो कि भारत भी करता है। और अब जहां तक रशिया और ट्रम्प की बातचीत है, मैं ये कहूंगा कि ट्रम्प 1.0 में भी, और हम देखें जनवरी 2024 से ट्रम्प 2.0 में भी रशिया, व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में संबंध अच्छे खासे प्रगाढ़ थे। मैं ये नहीं कह रहा कि अलाइज थे या बिल्कुल दुश्मनी नहीं थी। कोल्ड वॉर का कहीं ना कहीं तो डार्क शेडो अभी इन अमेरिका और रूस के रिलेशनशिप पे आके गिरता है कहीं ना कहीं। पर फिर भी अगर हम इलेक्टोरल इतिहास देखें ट्रंप का, कि ट्रंप कैसे गद्दी नशीन हुए व्हाइट हाउस में दोनों बार, 2017 में भी और 2025 में भी, तो हम ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्रियल मैग्नेट्स हैं, ओलिगार्क्स हैं रशिया के, वो लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी। और सबसे बड़ी बात है कि जो बड़े हुक्मरान पाए गए हैं अमेरिका के, उनके भी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी स्टेक्स रशियन ओलिगार्क्स और उनकी जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है उससे रहा है। तो कोल्ड वॉर की जो दुश्मनी थी वो खत्म तो नहीं होनी है, जैसे कि पोसाइडन की घटना हुई, रशियन सबमरीन की घटना हुई। फिर भी मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बेसिकली ये है कि अलास्का में बिठाया भी इन लोगों को साथ में, और अब पेस्कोव ये कह रहे हैं कि ट्रंप की नई टेक्निक पे बातचीत कर रहे हैं। दिमित्री पेस्कोव जो रशिया के वो हैं, स्पोक्स पर्सन है, वो ये कह रहे हैं कि जब ट्रंप जेलेंस्की के साथ मिल लिए तो अब वो जेलेंस्की की जैसी ही बातें करेंगे।
तो इस तरह की अनप्रिडिक्टेबिलिटी और लचर विदेश नीति के चलते अमेरिका को भी काफी कुछ झेलना पड़ेगा और अच्छा, रूस के साथ हाँ, अच्छा समझदारी डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है सर, आती हूँ आपके पास। अच्छा मयंक जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जो बात रशिया की तरफ से भी कही गई है, कई बातें ट्रंप की तरफ से भी कही गई है। ट्रंप ये कहते हैं कि अब हथियारों की बिक्री तेज होगी, इसके क्या मायने हैं? और दूसरी बात ये, महज 6 से 7 दिन के अंदर पुतिन को कागजी शेर कह देना, क्या बता रहा है ये? खुशबू जी, ये बयानबाजी जो है आप नोट करेंगे हाँ। कि ट्रंप और पुतिन के जो संबंध है, हाँ। उसको आप एक टाइम फ्रेम में ढाल सकते हैं। टाइम फ्रेम शुरू होता है 2016 से। 16 से लेकर 19 तक का पीरियड था जिसमें कि ट्रंप साहब ने पुतिन साहब की जमकर तारीफ की थी और उन पे ये आरोप भी लगने लग गए थे, ये तो बिल्कुल उनके हिमायती हो गए, पिट्ठू हो गए, इनको इलेक्शन में इनको सपोर्ट दिया, ये जीत के उनकी वजह से आए हैं। उसके बाद में अगला एरिया आता है 2019 से लेकर 21 का। 2019 से लेकर 21 के एरा में डाउटफुल एरा था, यानी कि संबंधों में थोड़ा सा शक देखा जा रहा था। उसके बाद में तीसरा एरा आता है एलिगेशंस का 2022 से लेकर 24 का, और 2025 का एरा जो है वो डायरेक्ट अटैक का एरा है। तो आप देखेंगे कि ट्रंप साहब का जो पुतिन साहब के साथ संबंध है, आप इस एरा में उनको ढालकर देखते हैं। जैसा कि आपने भी बताया कि एक हफ्ते में उनको कागजी शेर कह देना, उससे पहले आपको ध्यान होगा किस प्रकार से उन्होंने बोला था कि पुतिन साहब जो है वो इनफेक्टिव हैं, काम नहीं कर रहे हैं, जो मैंने उनसे बोला था अपने शब्दों से वापस लौट गए हैं। तो ये बयानबाजी, जैसा कि मनन साहब कह रहे थे, ये उन्हीं की बात को मैं आगे लेके जा रहा हूं कि इस प्रकार से आप एरा को डिवाइड करके देख सकते हैं कि ये बयानबाजी धीरे धीरे आपको और तल्ख होती नजर आएगी। और जैसा कि ट्रंप साहब फेमस हैं बयानों के बारे में, और उनके बयान जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो किसी दिशा में भी जा सकते हैं। इंटरेस्टिंगली, जो पुतिन साहब ने गाजा का जो पीस प्लान प्रपोज किया था, उसमें मोदी जी ने जो इस समय लिखा है उसको खुद ट्रंप साहब ने रीट्वीट भी कर दिया। तो आप ये देखिए कि एक तरफ भारत के खिलाफ उनके एक्शन जो थे टैरिफ को लेकर, और उसके बाद में मोदी जी का शांत रहना, फिर मोदी जी की तारीफ कर देना और ये कहना कि मोदी जी जो है यूक्रेन और रूस के युद्ध को खत्म करने जा रहे हैं। और फिर जब मोदी जी ने ये उनके बयान को आगे बढ़ाया तो उसको रीट्वीट कर दिया उन्होंने। तो उनके बारे में जो कहना है, उनके एक्शंस बड़े लाउड और वर्बोज होते हैं, जैसा कि मनन साहब भी आपसे कह रहे थे। जी खुशबू जी। ठीक है सर, आती हूँ आपका। अच्छा मनन जी, देखिए एक बात तो तय है कि जिस तरह से ट्रंप ने जब से 20 जनवरी 2025 उन्होंने सत्ता संभाली, सत्ता में आने से पहले ही वो लगातार कह रहे थे कि मैं इस युद्ध को रुकवा दूंगा, अगर मैं होता तो शायद ये युद्ध ही नहीं होता, मतलब उन्होंने ये तक दावे किए थे। क्या कहीं ना कहीं अब मुलाकात तो हुई, पुतिन की मुलाकात होती है ट्रंप से, ज़ेलेंस्की की मुलाकात होती है ट्रंप से, क्या कहीं ना कहीं खीज है, कहीं ना कहीं गुस्सा है मन में कि ये युद्ध वो रुकवा नहीं पा रहे हैं दुनिया में, क्योंकि दावे तो उन्होंने कर दिए थे, बातें तो उन्होंने कर दी थी, और शायद अब इसीलिए ये जो गुस्सा है वो इस तरह से निकल रहा है? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जब दो इंडिविजुअल्स बातचीत करते हैं किसी मसौदे के ऊपर, या कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको रोकने के लिए किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करते हैं, तो जो इंडिविजुअल होता है वो इमोशनल होने की फ्रीडम उसको रहती है। जो इंडिविजुअल पैशन से भी बात कर सकता है, सेंटिमेंटलिज्म पे और भावनात्मकता से बातचीत कर सकता है, पर जहां तक ट्रंप या किसी राष्ट्राध्यक्ष की बात है, पूरा वैश्विक राजनीति ये एक्सपेक्ट करती है कि डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की, या मोदी हो या एर्दोगान हो या बेंजामिन नेतान्याहू हो, वो एक स्टोइक की तरह बात करेंगे, एक डिसिप्लिन में रहकर बात करेंगे, और जो जनमानस का जो पब्लिक ओपिनियन होता है उसको रिफ्लेक्ट नहीं होने देंगे जब कभी डिप्लोमेसी होती है या कूटनीति होती है। अब सबसे बड़ा स्टेटमेंट तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यही दे दिया कि जो भूमि खेरसन से लेकर लुहांस्क तक, जो 1000 माइल का जो फुल फ्रंट एरिया है, जो वॉर फ्रंट है यूक्रेन और रूस के बीच में, उसको वापस लेने में ज़ेलेंस्की और यूक्रेन सफल हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बातचीत है, क्योंकि मैंने जैसे पहले नाम लिया था दिमित्री पेस्कोव, रशिया के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये बोला है कि ट्रंप अगर देखें कि ट्रंप को देखना चाहिए कि रियलिटी में वॉर वहां पर कैसे चल रहा है, और किस तरीके से नई नई रणनीतियां बनाकर, नए नए पिंसर मूवमेंट्स करके और बिहाइंड द एनिमी लाइंस जाकर फिर उसको मेन फ्रंट लाइन से जोड़ने के
कुछ ऐसे प्रयास हो रहे हैं जिनका जवाब मिलिटरीली और सामरिक दृष्टि से जिनका जवाब जेलेंस्की और यूक्रेन नहीं दे पा रहा है। पर ट्रम्प फिर भी यही कह रहे हैं कि जो सारा एरिया लूज किया उसे वापस ले लेंगे। उसके अलावा परमाणु बातचीत भी होती है, वहां पर व्लादिमीर पुतिन अपनी न्यूक्लियर सैबर रेटलिंग करते हैं और कहते हैं कि हम हमारा हाइपरसोनिक जो मिसाइल है वो या तो कीव पे गिरेगा यूरोपियन या फिर यूरोपियन यूनियन के देशों पे गिरेगा। तो मैं कहूंगा कि ट्रम्प को मैनेज करना आना चाहिए। और जहां तक यूक्रेन रशिया की वॉर की बात है, तो जो लेटेस्ट ट्रेंड जो उभरा है वो ये है कि बड़े ही सामरिक दृष्टि से इफेक्टिव पिंसर मूवमेंट काउंटर अटैक कर रही है रशियन आर्मी। वो उनके फ्रंट लाइन यूक्रेन के पीछे जाकर वहां पर अटैक करते हैं और एक तरीके से गुरिल्ला वॉरफेयर या एक तरीके से छद्म युद्ध की को भी पूरी तरीके से अपनाया जा रहा है, जिसका जवाब अभी पूरी तरीके से जेलेंस्की नहीं दे पाए। और अंतिम बात मैं ये कहूंगा कि ट्रंप से और अमेरिका से और यूरोपियन यूनियन से ये एक्सपेक्टेड था कि बूट्स ऑन ग्राउंड मतलब फिजिकल आर्मी को भी ये लोग जेलेंस्की की मदद के लिए सेंड करेंगे, जैसा कि नहीं हुआ। और अगर हम 1-1.5-2 वर्ष पहले देखें तो जेलेंस्की साहब को जगह जगह घूमना पड़ा अपना मिलिट्री कटोरा लेके कि कोई हमें लियोपार्ड टैंक दे दे, कोई हमें F-35 दे दे। अटैक से बचने के लिए भी लगातार वो अमेरिका से दुहाई भी मांगते रहे कि हमें आपकी सुरक्षा की जरूरत होगी, चाहे ये युद्ध खत्म भी हो जाए उसके बाद भी। ये बात भी जेलेंस्की की तरफ से सामने आई। अच्छा मयंक जी, मेरा एक सवाल ये है कि जो अभी के सर्कमस्टांसेस हैं उसे देखकर आपको क्या लग रहा है कि क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में पूरा नेटो एकजुट होकर अब खुलकर रशिया के खिलाफ आएगा? और दूसरी बात ये, जो अमेरिका अब तक पीछे से सपोर्ट कर रहा था, हालांकि अब तो सेना और हथियारों की पूर्ति की भी बात हो रही है, क्या खुलकर अब अमेरिका भी सामने आ सकता है यूक्रेन के लिए? और जो हथियारों की सप्लाई है, जो सैनिक हैं, उनको भी बिल्कुल सामने लाकर खड़ा किया जा सकता है। एक अलग सिनेरियो देखने को मिलेगा। और रशिया इसके लिए कितना तैयार है? खुशबू जी, जैसा कि आपने कहा है क्या सिनेरियो बदल सकता है, तो मेरा एक शब्द में उत्तर है नहीं। कारण कि इस समय नेटो जो है आपको दिखाई दे रहा है कि एकजुट हो रहा है, एक दूसरे से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि रूस के साथ में इस समय चीन खड़ा हुआ है और चीन जो है परोक्ष रूप से पूरा का पूरा व्यापार करता है। एक तरीके से यूरोप की पूरी इकोनॉमी को इस समय चीन चला रहा है। तो चाहकर भी नेटो कंट्रीज जो हैं वो अमेरिका से गुहार तो लगा सकते हैं मदद की, लेकिन अगर वो कोई एक्शन चीन के खिलाफ लेना चाहें या रूस के खिलाफ लेना चाहें तो उन्हें 10 बार सोचना पड़ेगा। आप देखिए युद्ध इतना गर्मा रहा था, लेकिन इन्होंने क्या किया? हद से हद हथियार सप्लाई किए हैं, बस केवल यूक्रेन को। इन्होंने उसके आगे कुछ कर नहीं पाए हैं। अमेरिका ने भी अपने हथियार नेटो को बेचे हैं और वो रास्ता इख्तियार किया है कि किसी तरीके से यूक्रेन की मदद की जा सके। तो बयानबाजियां चल रही हैं, पोस्टरिंग चल रही है, सब कुछ हो रहा है। मेरा मानना यह है कि बैकडोर डिप्लोमेसी इस समय पूरे जोर पर है। ये युद्ध धीरे धीरे आपको और गर्माता हुआ दिखाई देगा और एक समय ऐसा आएगा कि पता लग जाएगा कि हाँ, अब युद्ध विराम की बारी आ चुकी है। आप देखते जाइए, जैसे जैसे सूरत बढ़ रही है, मुझे ये युद्ध प्रत्यक्ष रूप से गर्माता हुआ दिखाई देगा, परंतु परोक्ष रूप से इसके पीछे नेगोशिएशन इस समय बहुत हार्ड नेगोशिएशन इस समय चल रहे हैं। इसी वजह से ये पोस्टरिंग जो है आपको बहुत स्ट्रांग होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और सर सही कह रहे हैं आप। और कहीं ना कहीं ये भी देखना आप दिलचस्प है कि आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां और नजर आएंगी और क्या कुछ बदलेगा। इसी बीच जो एक आप दोनों हमारे साथ रहिए, एक अहम जानकारी आ रही है वो भी अपने दर्शकों को दे दें। निप्रो पर रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। आपको बता दें निप्रो के रिहायशी इलाके में ड्रोन अटैक हुआ है। यह अहम जानकारी, निप्रो पर रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। निप्रो के रिहायशी इलाके में यह ड्रोन अटैक किया गया है। आपको बता दें हमले में रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रूसी ड्रोन से निप्रो शहर जो है वो दहला है। यूक्रेनी पोस्ट पर रूस ने ड्रोन भी दागे हैं। तो आप देखिए कि कुल मिलाकर जो स्थिति है वो किस तरह से नजर आ रही है। निप्रो के रिहायशी इलाकों में जो ड्रोन अटैक है वो होता हुआ नजर आया है और कहीं ना कहीं जो ये स्थितियां हैं वो बता रही है कि किस तरह से जो रूस है वो और ज्यादा हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। निप्रो पर रूस का विध्वंसक हमला दिख रहा है। इसके अलावा यूक्रेनी पोस्ट पर रूस ने ड्रोन भी दागे हैं। और आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि इसके परिणाम किस तरह से दूरगामी होंगे। देखिए उन तमाम जगहों को चुना जा रहा है जहां पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके यूक्रेन को। और
और देखिए, अब अगर आप समझे, कुछ ग्राफिक्स भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। समंदर में रूस और यूक्रेन की अगर आप ताकत देखें तो आप समझिए कि किस तरह से ये ताकत है। आप देखिए कि बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका के पास 14 है, रूस के पास 8 है, अमेरिका कहीं ना कहीं आगे है। मिसाइल SSBN अमेरिका के पास 20 ट्राइडेंट है। वहीं सबमरीन तैनाती आर्कटिक प्रशांत क्षेत्र है। वहीं आप देखिए कि न्यूक्लियर सबमरीन की बात करें तो अमेरिका के पास 66 है, और इसके अलावा जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो 14, रूस के पास 8 है। कहीं ना कहीं ये जो कंपैरिजन है, इससे ये समझ में आता है कि जो अमेरिका है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आगे है। अच्छा, मेरा सवाल अगला आपके पास आते हुए मैं मनन जी, कि जो ये कंपैरिजन है ये तो साफ है, ये तो क्लियर बता रहा है कि किस तरह से अमेरिका आगे और रशिया पीछे है। बावजूद इसके रशिया का उन शहरों पर चुन चुन कर अटैक करना जो यूक्रेन के लिए हर लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, ये बताता है कि रशिया की सोच क्या है इस युद्ध को लेकर। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर हम रूस के सामरिक इतिहास को देखें और उनकी विदेश नीति और वॉर फाइटिंग स्ट्रेटेजी को देखें, तो उसमें हम ये पाएंगे कि एक शब्द होता है रशियन लैंग्वेज में रोदबा, और उसको हम देखें तो उसका मतलब होता है स्ट्रगल या वॉर। तो विदेश, हमको ये बात समझनी चाहिए, जैसा कि पुतिन की विदेश नीति और यूक्रेन के अगेंस्ट मारक नीति में ये साफ साफ ये बात परिलक्षित होती है कि प्रीएम्प्टिव वॉर को और एक तरीके से युद्ध को और कलेक्टिव डैमेज जो होता है वॉर में, जो कोलेटरल डैमेज जो होता है युद्ध में, उसको रोकने की कोई नीति, उसको दबाने की कोई नीति रूस में नहीं है। कहने का मतलब है, उनके हम पर्चों को देखें, उनके लिटरेचर स्ट्रेटेजी को देखें, तो युद्ध और प्रीएम्प्शन ये दोनों चीजें अलाउड हैं रूस की कूटनीति और विदेश नीति में, जिसका काफी कुछ मैनिफेस्टेशन हम यहाँ पे देख ही चुके हैं। और जहां तक यूरोपियन यूनियन की बात है, मैं ये कहूंगा कि अभी अभी नेटो यूरोपियन यूनियन के देशों में ये बातचीत हुई है कि एक तरीके की ड्रोन वॉल बनाई जाए यूरोपियन यूनियन और रशिया के बीच में, ताकि वो एक तरीके से जिस तरीके से पोलैंड, एस्टोनिया और अदर ईस्टर्न यूरोपियन राष्ट्रों के ऊपर ड्रोन अटैक किए गए हैं, और पर उसमें यही कह रहे हैं रशियंस, व्लादिमीर पुतिन भी यही कह रहे हैं कि जो अटैक किए गए हैं वो गलती से हुए हैं, पर 20-25 जब ड्रोन्स गिरते हैं आपके देश पे आकर, तो वो हमें ऑपरेशन सिंदूर की और एक आवश्यक भावी युद्ध की याद दिला देता है। तो उसके अलावा मैं कहूंगा कि अमेरिका की तरह ही रशिया भी युद्ध को विदेश नीति और कूटनीति का पार्ट समझता है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा। ठीक है, मयंक जी, एक सवाल और, कि जो परिस्थितियां नजर आ रही है उसमें आप ये कह रहे हैं कि जो बातें अमेरिका, अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की एक बात ये भी तो सामने आती है कि वो जो बात कहते हैं, जो करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस नजर आता है। और आजकल ट्रंप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, उनकी बातों पर कितना भरोसा किया जाए ये भी देखना है हमें होगा। क्या सर अभी के सर्कमस्टांसेस में आपको ऐसा लगता है कि एक टेबल पर ट्रंप, दूसरी तरफ जेलेंस्की और पुतिन हो और बातचीत वो जो रहस्य गई थी कहीं पर, क्या वो संभव है होनी, या फिर अब ये बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन मुश्किल है सर राह? खुशबू जी, आपने 3 नाम लिए हैं, पुतिन, जेलेंस्की और ट्रंप के। मैं इसमें चौथा नाम और जोड़ूंगा, नरेंद्र मोदी का। कारण देखिए, आप देखिए किस तरीके से जब ट्रंप साहब ने एक तरीके से अपना जो कहा था उसको मिटाने की कोशिश की थी, तो उनका पहला ट्वीट आया था, उसके ट्वीट की आखिरी लाइन थी कि वो नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने यूक्रेन और रूस के बीच की जंग को रुकवा दिया। मैं तो हंस के ये कहता हूं कि क्या पता ये ट्वीट जो था वो ट्रंप साहब ने अपने ड्राफ्ट में रखा हो और धोखे से सेंड का बटन दब गया उनसे। यानी कि भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि मोदी साहब जो हैं, देखिए, वो उतनी ही गर्मजोशी से ट्रंप से, उससे पुतिन साहब से मिलते हैं जितनी गर्मजोशी से जेलेंस्की से मिलते हैं। तो ऐसा भी संभव है कि पर्दे के पीछे इस समय मोदी साहब जो हैं वो बीच बचाव करा रहे हो सकता है, संभव है, पक्का तो मुझे भी नहीं पता है। लेकिन जिस प्रकार से हिंट आते हैं धीरे धीरे सोशल मीडिया पे ट्रंप साहब द्वारा, और जो एक्शन दिए जाते हैं ग्राउंड में, अब 50 मिनट की वार्ता जो कि पुतिन साहब और मोदी साहब के बीच में हुई थी SCO समिट के दौरान, जबकि ये दोनों के दोनों द्विपक्षीय वार्ता के लिए जा रहे थे, उसका अब किसी को पता नहीं है कि क्या बात हुई है।
तो मेरा मानना यह है कि ट्रंप साहब की वो एक लाइन और इन दोनों के बीच का ये डिस्कशन हो सकता है इस समय भारतीय प्रधानमंत्री इन दोनों देश के बीच में मध्यस्थता करा रहे हो। संभव है, पक्का तो नहीं मालूम, परंतु संभव जरूर है। यानी कि मध्यस्थता के प्रयास चल रहे हैं, जिस तरीके से इस एरिया में थोड़ी होश की दवा पी जाए और देश दुनिया में शांति वापस स्थापित की जा सके। ठीक है सर, चलिए उम्मीद जी। तो यही की जाती है कि शांति स्थापित हो, क्योंकि ये बहुत लंबा युद्ध चला है और निश्चित तौर पर युद्ध कहीं पर भी हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर देश इससे